हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का तृतीय अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना का भाग 14 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे भारत और महामंदी। इससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से आर्थिक मंदी ने पूरे अर्थव्यवस्था को, विश्व की सारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था। आज हम देखेंगे कि भारत में जो होता है इस मंदी के फलस्वरूप क्या क्या चेंजेस आए और किस प्रकार से जो होता है इस आर्थिक महामंदी ने भारत को प्रभावित किया। क्योंकि बच्चों हम ये जानते हैं कि भारत जो होता है वो दुनिया का ही, ऐसा तो है नहीं कि वो दुनिया से अलग हटकर था और कट के जो होता है वो एक देश था। वो भी जो होता है बाकी देश की तरह अदर जो कंट्री थी उनके साथ जुड़ा हुआ था। तो अगर जो है अगर विश्व के किसी एक हिस्से पर जो होता है या किसी एक देश पर इसका प्रभाव पड़ता है तो ये ऑब्वियस था कि इसका प्रभाव जो होता है वो भारत पर भी पड़ता। तो जिस प्रकार से ये महामंदी जो थी, जो आर्थिक महामंदी थी, वो यूरोप में जिस प्रकार ये प्रारंभ हुई थी तो भारत भी इससे अछूता नहीं था और भारत ने भी इस महामंदी के कारण जो होता है भारत की अर्थव्यवस्था भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी। यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। क्योंकि जो 20वीं सदी तक जो होता है जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो एक दूसरे के साथ इतनी ज्यादा कनेक्ट हो चुकी थी कि अगर एक किसी देश में जो है अगर किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन होता है या मंदी आती है तो उसका प्रभाव जो है वह अन्य कंट्री पर भी पड़ता है। दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट की कपकपाहट बाकी हिस्सों तक भी पहुंच जाती थी और उससे दुनिया भर के लोगों की जिंदगी, अर्थव्यवस्थाएं और समाज प्रभावित होते थे। क्योंकि अब जो है सारे जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो एक दूसरे के साथ जुड़ चुकी थी, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुकी थी। इसीलिए अगर दुनिया के किसी एक हिस्से में अगर ये संकट होता है तो वो जो है संकट की जो आहट है वो दूसरे हिस्से पर भी पहुंच जाती थी और दुनिया भर के लोगों की जिंदगी, उनकी अर्थव्यवस्था, उनके समाज जो है इससे प्रभावित होते थे। जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं, औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से लेके 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आके रह गए थे। जैसे कि आपने देखा है बच्चों कि चूंकि इस महामंदी का एक प्रमुख कारण जो होता है वो कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन था और जिसकी वजह से जो कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोग थे उनको बहुत ज्यादा जो है इस महामंदी के कारण उनको हानि उठानी पड़ी थी। सबसे ज्यादा प्रभाव जो होता है कृषक को ही पड़ा था। तो भारत में भी यही हुआ था। भारत में भी जो है जो कृषि वस्तुओं का जो होता है, क्योंकि भारत जो है वो कृषि वस्तुओं का बहुत ज्यादा निर्यातक था और जो भी तैयार माल वहां से बन के आता था उसको जो होता है इसका ये आयात करता था। तो महामंदी ने क्या किया कि भारतीय व्यापार को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। और अगर हम देखें 1928 से 1934 के बीच हमारे देश में जो आयात और निर्यात था वो घटकर लगभग आधा रह गया था। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गई और 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत जो है वो 50% तक गिर गई। तो आप देखिए कि इस बीच गेहूं की कीमतें भी जो है उसमें 50% की गिरावट आई। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिरी लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। अगर इस महामंदी का असर भारत में देखा जाए तो जो शहर में रहने वाले लोग थे उनको जो होता है इस महामंदी से ज्यादा जो है वो प्रभावित नहीं हुए थे, जबकि गांव में रहने वाले जो किसान थे, जो काश्तकार थे, उन पर जो होता है इस महामंदी का ज्यादा प्रभाव पड़ा और उनको ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। क्योंकि कृषि उत्पादकों की अब कीमत जो होता है वो गिरने लगी थी तो लोगों को लगा कि जो ब्रिटिश सरकार है वो कुछ करेगी, लेकिन उन्होंने लगान वसूली में कोई भी छूट या कोई भी माफी देने से मना कर दिया। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। तो
ऐसे जो किसान थे जो कि विश्व के लिए मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए जो है वो फसल तैयार करते थे, उनको जो होता है इस महामंदी के कारण बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। बंगाल के जूट या पटसन उत्पादक कच्चा पटसन उगाते थे, जिससे कारखानों में टाट की बोरियां, आपको बच्चों बोरियां पता होगा, तो वो बोरियां जो टाट की बोरियां जो है वो इससे बनाई जाती थी। जब टाट का निर्यात ही बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से भी ज्यादा की गिरावट आई, क्योंकि आयात और निर्यात जो होता है जब उसमें कमी आ गई तो उसकी वजह से क्या हुआ, भारतीय जो काश्तकार थे, जो किसान थे, उनको बहुत ज्यादा नुकसान इसके कारण उठाना पड़ा। जिन काश्तकारों ने दिन फिरने की उम्मीद में या बेहतर आमदनी के लिए उपज बढ़ाने के वास्ते कर्ज ले लिए थे, उनकी हालत भी उपज का सही मोल न मिलने के कारण खराब थी और वे दिनों दिन कर्ज में डूबते जा रहे थे। तो जिन काश्तकारों को लग रहा था कि अब उनकी आमदनी बढ़ेगी और वो ज्यादा से ज्यादा जो है अगर उपज को उगाएंगे, उनका प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो इनसे उनको ज्यादा फायदा होगा, तो इसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों ने जो होता है लोन लिया हुआ था। लेकिन जब ये ग्रेट डिप्रेशन आया, आर्थिक महामंदी आई, और जब उनको उपज का सही दाम नहीं मिला तो उनकी स्थिति और ज्यादा खराब होती चली गई, और अब जो है वो एक बार अगर कर्ज में फंसे तो दिनों दिन जो है वो उसमें डूबते चले गए। पूरे देश में काश्तकार पहले से भी ज्यादा कर्ज में डूब गए थे। अब जो होता है बहुत ज्यादा जो है वो कर्ज में, लोन में जो है वो काश्तकार डूब गए थे। खर्च पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत खत्म हो चुकी थी, जमीन सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी थी और घर में जो भी गहने जेवर थे वो बिक चुके थे, क्योंकि अब उनको ये कर्ज से जो होता है छुटकारा पाना था। तो इनके लिए जो भी उन्होंने सेविंग की हुई थी वो सारी सेविंग्स भी अब खत्म हो गई, लेकिन फिर भी उनका लोन खत्म नहीं हुआ था और अब उनको अपनी जमीन जो है गिरवी करनी पड़ी थी। तो जो महाजन, जो सूदखोर होते थे, उनके पास वो उन्होंने अपनी जमीन जो है वो गिरवी रखी, और इसके साथ साथ घर में जो भी उनके गहने जेवर थे उनकी पत्नियों के पास, वो सारे के सारे भी अब बिक गए थे। तो हालत देखिए कितनी ज्यादा जो है खराब हो चुकी थी। मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातु, खास तौर से सोने का निर्यात करने लगा था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में जो होता है प्रारंभ से ही अगर हम सेविंग की बात करते हैं तो सेविंग के तौर पे जो होता है वो जो धातुओं की सेविंग की जाती थी, जैसे कि सोना जो है वो शुरू से ही बहुत ज्यादा भारत में जो है वो खरीदा जाता था, और चाहे जेवर के रूप में जो है उसे अपने पास रखा जाता था और उससे ही सेविंग। वो तो आजकल जो है हम लोग बैंक में जाके पैसे वगैरह जमा करते हैं, अगर हम पहले के जमाने में देखें तो अधिकतर लोग जो होता है वो सोने पर ही इन्वेस्ट करते थे और उसे ही जो है रखते थे। तो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री आप जानते ही होंगे, उनका नाम कीन्स है। उनका मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित करने में काफी मदद मिली। उनका यह कहना था कि जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार लाने में जो होता है, ये भारत से निर्यात जो सोना था उसने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इस निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में तो निश्चय ही मदद की, लेकिन इससे मतलब क्या हुआ कि ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति तो अब सुधरने लगी, लेकिन भारतीय किसानों को इससे अभी भी कोई लाभ नहीं हुआ और 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष और उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। इसी समय क्या हुआ देखो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा किसानों की हालत खराब थी, तो लोगों को ये उम्मीद थी कि उनकी जो है लगान की वसूली जो है उसमें किसी तरह का रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा या उनको माफ कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया। ब्रिटेन जो है वो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा जो है जल्दी से जल्दी इस डिप्रेशन से उभर जाए, इसकी रिकवरी हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि भारत जो है वो ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, उसकी कॉलोनी थी, तो इन्होंने भारत पे और ज्यादा लगान जो है वो कीमतें में कोई कमी नहीं की, और ज्यादा लगान जो होता है वो वसूल किया जाने लगा, जिससे किसान की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। और इसी के चलते महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, मतलब सिविल नाफरमानी का जो आंदोलन था वो अब स्टार्ट कर दिया था। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ में भी इस आर्थिक महामंदी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। यह मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदाई नहीं रही। अगर हम देखें तो जितना ज्यादा इस मंदी ने ग्रामीण किसानों को या ग्रामीण लोगों को प्रभावित किया था, उतना ज्यादा शहर में रहने वाले लोग इससे प्रभावित नहीं हुए थे।
कीमतें गिरने के बावजूद भी शहर में रहने वाले लोगों की हालत ठीक रही। क्यों? क्योंकि उनकी आय जो है वो एक निश्चित थी, क्योंकि वो उनकी सैलरी जो होता है वो फिक्स थी। जैसे शहर में रहने वाले जमींदार थे, जिन्हें अपनी जमीन पर बंधा बनाया भाड़ा मिलता था, तो उनको जो होता है एक फिक्स रेंट मिलता था, इसलिए उनको जो है इस आर्थिक मंदी का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव उन पर नहीं पड़ा था। इसके अलावा जो है जो सरकारी कर्मचारी होते थे, मध्यम वर्गीय जो वेतन भोगी होते थे, जिनको की एक फिक्स सैलरी मिलती थी, उनके लिए भी जो है इस महामंदी के कारण उन पर भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में अब तेजी आने लगी। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या समझा? तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से आर्थिक महामंदी ने भारत को प्रभावित किया और किस तरीके से जो है भारत में विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनको जो है इस आर्थिक मंदी के कारण जो है ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा बजाय कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के। और किस तरीके से जो है इस आर्थिक महामंदी ने ही भारत के एक प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी जन्म दिया।